आज कहानी में फिर एक बार पप्पू यादव की करेंगे और लेकिन इस बार अकेले पप्पू यादव की नहीं करेंगे। इस बार उनके साथ करेंगे जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह। और पप्पू यादव और पप्पू सिंह यानी दो पप्पू के कहानी के बीच में कैसे अभी जो ध्रुवीकरण हुआ है उसका कैसे राजनीतिक प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसका एक हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव अभी कुछ दिन पहले एक बयान दे रहे थे कि इस बार जो बहुरूपियों को जनता पहचानने वाली है और जो कॉरपोरेट की तरह काम करता है, जो धनपशु होते हुए जो लोग 2 नंबर के पैसा से राजनीति में आए हैं या 2 नंबर के पैसा का राजनीति में उपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता पहचान रही है। यानी उनका सीधा-सीधा निशाना पप्पू सिंह पर था, यानी उर्फ उदय सिंह पर, जो जन स्वराज पार्टी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। पहले भी मैं कई बार चर्चा में बता चुका हूं कि जिस प्रकार लोग कहते थे कि जन स्वराज पार्टी बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी उन पे पैसा खर्च करे, मैंने कई बार जिक्र किया था कि इसके पीछे उदय सिंह का हाथ है। उनका कार्यालय भी पटना ऑफिस में उनके घर से चल रहा है। तो इन तमाम चीजों को मैंने पहले भी कहा था और आज भी आप वो सामने बात आ चुकी है कि जब उदय सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया, यानी यानी पप्पू सिंह को जब अध्यक्ष बनाया गया, तो जग जाहिर सी बात हो गई कि अब उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की संरक्षण में पार्टी अभी चल रही है। खैर, ये तो बात हो गई अलग, लेकिन पप्पू यादव जिस प्रकार से बयान दिए, उसके बाद उदय सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, पप्पू यादव ने मुझे एक मैसेज किया था, उसमें उन्होंने स्वीकारा था कि आगे हम कोई अनर्गल बयान नहीं देंगे और अगर देंगे तो वो गलत होगा, लेकिन अब वो मैसेज का मतलब रह नहीं जाता है। अभी उन्होंने कहा कि मैं मैसेज सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं, लेकिन समय आने पर करूंगा, वो नहीं माने तब। दूसरी बात, उनका कहना था कि युद्ध विराम की घोषणा उन्होंने की थी, अगर युद्ध विराम वो तोड़ते हैं तो इसका खामियाजा पप्पू यादव को भुगतना पड़ेगा, ये कहना था पप्पू सिंह का। अब ये कहानी यही नहीं शुरू होती है, कहानी पप्पू यादव और पप्पू सिंह की अदावत जो है 26 साल पुरानी है। 26 साल पहले अजीत सरकार हत्याकांड आपको याद होगा। तो अजीत सरकार की जो हत्या हुई थी, अजीत सरकार की राजनीतिक विरासत के रूप में पप्पू सिंह आते थे, यानी पप्पू सिंह उनके काफी करीबी भी रहे हैं। तो इस स्थिति में अजीत सरकार की हत्या वाले से दोनों के बीच में एक लकीर खींच गई थी और वो राजनीतिक लकीर इतनी बड़ी हो गई कि जब 1998 में पप्पू यादव ने पप्पू सिंह को चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हरा दिया था, लेकिन 2004 के वो भाजपा प्रत्याशी बने और 2004 में जब रामविलास रोजप्पा से वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से ये पप्पू यादव खड़े हुए थे, तो उनको हार का सामना करना पड़ा पप्पू सिंह के सामने। फिर 2009 में पप्पू यादव की माताजी चुनाव हार गई पप्पू सिंह से। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में किस प्रकार की अदावत है, राजनीतिक दुश्मनी भी है और अजीत सरकार हत्याकांड को लेकर के जो पुरानी बातें चल रही हो तो है ही। लेकिन पप्पू यादव, ये बात तो कहना होगा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि हर किसी में वो अपना टांग अड़ा देते हैं, चाहे किसी पार्टी का मामला हो। पप्पू यादव बगैर बोले चुप नहीं रह सकते और मैंने कहा था कि क्या उनको राजनीतिक पहचान की आवश्यकता है? जो 3 बार के सांसद हैं, उनको क्या राजनीतिक पहचान की आवश्यकता है कि हर किसी के मामले में बोलना? क्या मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा वो करते हैं और नए नए विवादों को जन्म देना? उनको लगता है कि अगर हम इस प्रकार विवादों में रहेंगे तो लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा समझेंगे, और खास करके विवादों के बाद जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में लोकसभा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते, उससे उनका मनोबल और बढ़ गया। तो पप्पू यादव को इन चीजों का क्या खामियाजा उठाना पड़ेगा, लेकिन पप्पू यादव इन चीजों को मानने वाले का, मैंने कहा था पिछली वीडियो में कहा था कि हो सकता है कि ये पप्पू यादव की इस प्रकार की जो कारस्तानी है, इसे कांग्रेस को घाटा उठाना पड़े। जिस प्रकार से अभी तक वो दावा करते रहे कि कांग्रेस उनको अपने साथ लेकर के काम करने वाली है या चुनाव में संगठित रूप से जाप और कांग्रेस साथ काम करेगी और वो उनका विलय वो अपनी पार्टी का कांग्रेस में करा देंगे। तो अगर ये हरकत रही तो हर मोर्चे पर अगर आप हर किसी से राजनीतिक दुश्मनी ले लेते हैं तो फिर तो गठबंधन में भी यही हाल उनका है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से वो मुकेश सहनी को भी कभी परेशान करने लगते हैं, उसके अलावा कभी सीपीएम पर बोल देते हैं, उसके बाद कभी उठते हैं तो आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, कभी तेजस्वी के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। तो कैसे कांग्रेस सहज हो पाएगी इन स्थितियों में, जिस प्रकार की पप्पू यादव की हरकत है और अपने आप को राहुल गांधी का हनुमान कहते हैं? तो समझ में नहीं आता है कि पप्पू यादव आखिर करना क्या चाहते हैं, आखिर उनमें इतनी छटपटाहट क्यों? कभी कहते हैं मैं मुख्यमंत्री का मैं भी दावेदार हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो इन चीजों से समझ में नहीं आ रहा है कि वो राजनीति में करना क्या चाह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने कई घटनाओं का जिक्र किया था, उसके बाद आप देखिए कि आज फिर वही कहानी शुरू हो गई। अब एक नई कहानी आई है और पप्पू सिंह ने उनको घोषणा की है और पप्पू सिंह ने कह दिया है कि अगर वो इस प्रकार की हरकत करते रहेंगे तो फिर उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और पप्पू यादव बखूबी जानते हैं पप्पू सिंह को और उदय सिंह को कि उनकी क्या हैसियत है।
जो बिहार में अपने दम पर एक राजनीतिक पार्टी को खड़ा कर सकता है, संगठित कर सकता है और पूरे बिहार में उसकी चर्चा हो सकती है और उसकी धमक राजनीतिक गलियारों में दिखने भी लगी है और चुनाव में भी उसने साबित किया है कि आरजेडी की हार की मुख्य वजह जनस्वराज पार्टी बनी थी, जो उपचुनाव हुए थे उसमें। तो इन तमाम चीजों के बाद भी लोग समझने को नहीं तैयार, या पप्पू यादव समझने को तैयार नहीं है कि पप्पू सिंह कौन है। तो पप्पू सिंह खास करके जो पूर्णिया का जातीय समीकरण है उसमें यादव, मुस्लिम और राजपूत, ये तीनों का वहां पर अच्छी खासी संख्या है। तो इन तीनों के बीच में वहां पर जो है राजनीतिक टकराव चलते रहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि पप्पू यादव की जो पकड़ है वो कुछ मुस्लिम और यादवों पर है, और पप्पू सिंह की जो पकड़ है वो राजपूत के अलावा कुछ यादव समाज में भी आते हैं, तो इन तमाम और कुछ मुस्लिम में भी हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक विरासत के रूप में देखें तो दोनों की वहां मजबूत कड़ी है, लेकिन फिर भी यादव जो है वो राजनीतिक ही है। लेकिन पप्पू यादव की इस व्यवहार से हो सकता है कि कांग्रेस जिस प्रकार से अभी आरजेडी उनको 70 सीट तो देने वाली है नहीं, और 2 दर्जन सीट पर पप्पू यादव अपने उम्मीदवार लेके घूम रहे हैं, और इस प्रकार की और कार्यस्तानी चलती रही तो इस स्थिति में पता नहीं क्या होगा, ये तो भविष्य तय करेगा।